हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो देखिए, ये आप देख रहे होंगे साइंस। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। घटना चक्र का है आपका बुक, ठीक है, जनरल साइंस। अब यहाँ पे हम लोग टारगेट रखते हैं कि इस पूरे बुक को ना सुपर फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे और पूरे बुक को विद इन 10 आवर्स ये पूरे बुक को हम लोग सवाल को कर जाना है, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू हो जाना है पूरे सवाल से। तो अभी हम सुपर फास्ट मोड में करते हैं, बाकी फिर एक लाएंगे नॉर्मल पेस के लिए, नॉर्मल मोड में। नॉर्मल जिसको भी मतलब अगर ज़रूरत है उस हिसाब से, तो उस हिसाब उसके ज़रूरत के हिसाब से लाया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मेजरमेंट यूनिट हो गया। यहाँ से लेके हम लोग लगभग आपका लाइट तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 पेज है। तो ये इसको हम लोग टारगेट रखते हैं कि विद इन 1 आवर्स इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आ गया आपका मेजरमेंट यूनिट। तो इसमें पूरा करने से बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग सवाल को एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे आप ये पूरा बुक को एक बार गो थ्रू हो नहीं पाइएगा, टाइमिंग लग जाता है। इस वजह से मैं एक वीडियो फॉर्मेट में इसको समेटने की कोशिश करता हूँ। तो अब कुछ देख सकते हैं जो मैं इंडिकेटेड कर रखा हूँ, जैसे लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है। वैसे इसको देखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये सुपर फास्ट मोड रिवीजन है। जिसका एक बार पढ़ा हुआ है उसी को ज़्यादा बेस्ट मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, क्योंकि बस एक गो थ्रू होना। तो इस चीज़ के लिए है यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम है, कंडक्टेंस साइमेंस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वेबर होता है, ठीक। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी आपका टेस्ला होता है। फिर आपका हो गया इंडक्टेंस, क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाता है। और ल्यूमिनस फ्लक्स बोलेगा तो ल्यूमेन होता है, और इल्यूमिनेंस बोलेगा तो लक्स हो जाता है इसका, ठीक है। देख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो उस हिसाब से आप BA कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11। लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और पार्सेक देखिएगा ना तो 3 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। खैर ये इतना ज़रूरत नहीं था, ठीक है। अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो देखिए, जितना क्रॉस किया हुआ रहेगा ना वो रिपीटेड रहेगा, और अगर रिपीटेड नहीं रहेगा तो उसको एक जगह कहीं पे मैं उसको कलेक्ट करके मतलब लिख दिया हूँगा, इस वजह से वो क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ताकि टाइम ना लगे। और फास्ट फॉरवर्ड में जो जितना इससे निकल रहा है उस सवाल से हम लोग गो थ्रू होते हैं। चलिए, अब ज़्यादा हम बोलते नहीं हैं और सीधे हम सवाल पे स्विच करते हैं। 2.5 मिनट हो चुका है, विद इन 1 आवर करना है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है। फिर आपका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है। वर्क का जूल होता है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का फैराडे हो जाएगा आपका। उसके बाद आप यहाँ आइए, रजिस्टिविटी देखिए। तो रजिस्टिविटी का क्या होगा, इसका आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, उस हिसाब से निकालिएगा तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो गलत हो गया ये। लाइट ईयर जो होता है वो किस चीज़ का यूनिट है जी, तो डिस्टेंस का यूनिट है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक्चुअली है ये किस चीज़ का, डिस्टेंस का है। बाकी ये सारा सेम है आपका। ये पार्सेक जो होता है वो 3.25 लाइट ईयर होता है, आपको पीछे दिखाए थे, ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, ठीक है। ये सारा सेम ही है। हाँ, तो फिर अब देखिए, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेज, ठीक है। तो आप वो हिसाब से निकाल सकते हैं कि इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। उस हिसाब से आप कीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका आंसर कितना। ये यहाँ पे ये खैर 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है, तो उस हिसाब से ये दे रखा है कि इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। वैसे आप 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर से लेके कन्वर्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 6 फीट का है, ठीक है। अब उसको इस फॉर्म में, नैनोमीटर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो आप उस हिसाब से फिर देख सकते हैं, 1 फीट में कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है ना जी। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, उस हिसाब से फिर आप कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। बाकी ये सारा सेम सवाल है। मेगावाट जो पावर है वो एक्चुअली पावर स्टेशन पे जनरेशन मतलब जनरेट किया जाता है, उस चीज़ के लिए मतलब जनरली यूज किया जाता है। हाई हाई हो गया ना जी, पावर जैसे वाट हो गया, फिर मेगावाट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से माइक्रो और भी बहुत होता है, तो 10⁻6 होता है मेगा का। अब ये देखिए, फोर्स का जो है आपका डाइन जो होता है वो CGS में यूनिट होता है फोर्स का, और प्रेशर जो है या स्ट्रेस बोल लीजिए, ये दोनों का जो SI यूनिट होगा आपका पास्कल होता है, ठीक है। अब फोर्स बाय एरिया कीजिएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा।
वर्क का क्या होता है, जूल होता है, मास का केजी होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इम्पल्स का न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा, यानी फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स। फिर आप देखिए कैलोरी जो होता है, जैसे हीट है तो हीट का कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होगा, किलो जूल भी होगा, अर्ग भी होगा। उसके बाद इसका क्या रिलेशन है 10 टू पावर जूल का और अर्ग का 10 टू पावर -7, वो बता देंगे आगे आएगा। तो नेविगेशन जो होता है वो क्या है, डिस्टेंस के लिए जनरली यूज किया जाता है, मतलब डिस्टेंस को मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स के लिए में इसका जनरली क्या होता है, इस्तेमाल होता है, उस हिसाब से इसको डिनोट किया जाता है। स्पीड ऑफ सीप जो होता है उसको हम लोग नॉट बोलते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ सीप को क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है वो वेवलेंथ क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का क्या है ऐसा यूनिट, मतलब वेवलेंथ हो जाएगा उसका। अब देखिए 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है आपका। फिर माच जो होता है एक्चुअली वो हाई स्पीड को मतलब डायमेंशन लेस है। सबसे पहला तो माच जो है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, रेशियो होता है ये। और एक्चुअली हाई स्पीड के लिए ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये साउंड से जुड़ा हुआ है। और पास्कल आपका प्रेशर हो जाएगा, बताएं आपको। इन फ्लूइड मैकेनिक्स माच नंबर ये डायमेंशन लेस, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए एक, ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिए एक चीज़ ये भी देख सकते हैं आप कि सुपरसोनिक जब होगा तो उसका माच जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइक्रोन जो है, ठीक है, तो इसको तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेन आपको ये होता है, ये याद रखना है। 1 माइक्रोन में 10 टू पावर -6 मीटर होता है, नैनोमीटर बताएं 10 टू पावर -9 होता है। उसी तरह से पिको का देखिएगा ना तो 10 टू पावर -12 ग्राम होता है। मतलब वो आपके हिसाब से आप 10 टू पावर -12 ग्राम लिख लीजिए, मीटर लिख लीजिए, जिसमें भी डिनोट करना है। मतलब एक पैको का कितना होता है जी, 1 पैको ग्राम है तो एक पैको मीटर रहेगा तो 10 टू पावर -12 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए नॉटिकल माइल्स, तो ये नेविगेशन के लिए होता है, अभी बताया आपको। और सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर के लिए है। और हीट आर्ग हो गया, कैलोरी जूल बताए थे हम, ये सब वही है, ये सारा सेम हो गया आपका। प्रेशर जो होता है उसको हम लोग kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली इसको कभी कभी इस तरह से भी लिख देता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये एकदम सही नहीं लिखा हुआ, सही लिखा हुआ यही है kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए देखिए इस आंसर में प्रेशर को ऐसा नहीं लिखा, इस वजह से ई मान लिया है आंसर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका बार होता है, एक बार में कितना होता है 10 टू पावर 5 पास्कल होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर देखिएगा ना तो 1 बार के बराबर होता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो कितना बार के बराबर हो जाएगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी, तो आपका ये 1 बार का बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप स्ट्रेन जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक फर्मी में वही फेम्टोमीटर जो था 10 टू पावर -15 हो जाएगा, और 12 होता है पैको का। और ये देखिए ये फ्लो रेट को दिखाता है, वाटर का जनरली फ्लो रेट को कोशिक दिखाता है। और बाइट जो है वो कंप्यूटर में होता है, बीट बाइट आप देखे जानते होंगे। और यहाँ देखिए रिक्टर, इससे क्या नापते हैं, अर्थक्वेक हो गया, हाँ, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। उसके बाद ओजोन लेयर जो है उसका थिकनेस को हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, डॉप्सन, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए मेजरिंग डिफरेंस एंड स्केल देखते हैं। देखिए इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सवाल पे हम लोग ज़्यादा फोकस है, ये बहुत फास्टली फाउंड में हम लोग करके देख लेंगे। एमीटर हो गया, करंट हो गया, एनीमोमीटर हो गया तो विंड स्पीड को देखता है वो। और बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। उसके बाद यहाँ कोई और है EEG, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ब्रेन का हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप तो आपका चार्ज हो जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपका करंट का ही है, समझे। और हाइड्रोमीटर आपका क्या है जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रोफोन साउंड के लिए हो जाएगा। हैग्रो जो होता है ह्यूमिडिटी दिखाता है एटमॉस्फेयर में। और हाइग्रोस्कोप जो होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक। यहाँ देखिएगा आप, ये हैग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ से ये सब। ऑडोमीटर में डिस्टेंस हो जाएगा, और पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज मेजर्ड हो जाता है, और पैरोमीटर से टेम्परेचर हो जाता है। रेडियोमीटर से आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सोनार से क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, साउंड वेव। एक्चुअली वो आगे आएगा बताएंगे आपको। और रडार जो होता है रेडियो डिटेक्ट करने वाला है, रेडियो डिटेक्ट एंड रैंगिंग।
अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखिए, रेडियो वेव है, ठीक है ना, और फिर ये क्या है, लोकेशन के, हाँ ठीक, रडार लोकेशन दिखाएगा। तो ये खैर वो ऐसा ही था, मेन यहाँ हम लोगों को सवाल के थ्रू गो थ्रू कर जाना है सवाल को। अब देखिए, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है इन, और अच्छा पूरा पढ़ देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेशन सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। तो ये आपका सोनार के थ्रू होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव और के थ्रू होता है। ये सोनार क्या कर रहा है एक्चुअली, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू ही पता करता है उस चीज़ को। नेविगेटर हो गया, ये नेविगेटर के थ्रू ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सारा आपका देखिए वही है, सोनार इज मोस्टली यूज बाय नेविगेटर्स के थ्रू ये इस्तेमाल होता है सोनार। और ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो ऑडियोमीटर के थ्रू आप मेजर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एनीमोमीटर जो है वो क्या है, विंड के लिए एक्चुअली आपको दिखाए थे वहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप देखिए पैरोमीटर से टेम्परेचर हो तो बताए थे, और यहाँ पे रेडिएशन थर्मोमीटर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या था, कुछ था क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड, वही है एनोमीटर। पैरोमीटर में ये होता है रेडिएशन थर्मोमीटर, हाँ ठीक है, रेडिएशन थर्मोमीटर में पैरोमीटर का होता है। और टैचोमीटर से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वही है, ई के पावर, ये मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ एंड टेम्परेचर दिखा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा खैर उसको उतना डिटेलिंग नहीं जानना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड में, चूँकि 10 घंटा में पूरा का पूरा बुक को हम लोग को कंप्लीट करना है, तो बस सवाल से गो थ्रू होना है। अब यहाँ देखें पेरिहेलियोमीटर्स के थ्रू क्या होता है, सोलर का रेडिएशन अगर बोलेगा तो देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंसेस है, तो इस चीज़ को याद रखिए। और या दोनों में से कह सकता है, ठीक है, राइनोमीटर भी और हेलियोमीटर भी, ठीक है, दोनों दो टाइप्स का होता है। तो इससे एक्चुअली सोलर का रेडिएशन आ जाएगा। और मैनोमीटर से प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करते हैं, एक्चुअली प्रेशर ऑफ लिक्विड या गैस होता है, ठीक है। मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट यूज ए कॉलमन ऑफ लिक्विड टू मेजर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, वेट है स्प्रिंग बैलेंस, एक्चुअली उस चीज़ का मेजरिंग क्वांटिटी है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, हाँ ठीक है, हाइग्रोमीटर दिखाया था आपको, एयर का वहाँ एटमोसफेयर का था। और मॉइस्चर कंटेंट वही है ह्यूमिडिटी। और ऑडोमीटर से, और ये ऑडो नहीं ओंडो है ये, ठीक है, ओंडोमीटर मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो है ना एक्चुअली है फ्रीक्वेंसी ही किस चीज़ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये आपको हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये सब वहाँ पे निपट चुका है, ठीक है, या फिर ये सब देखिए सब निपट गया, ये सब निपट गया। अब यहाँ देखिए थर्मो रजिस्टर, ये थर्मो रजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थर्मोमीटर है, तो आप समझ भी रहे होंगे। WG आप बताए थे, ब्रेन था ये। और स्टेथोस्कोप से क्या होता है, हार्ट साउंड मेजर होता है, ठीक है। और इससे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्पिगोमीटर से। और कैरेटोमीटर से क्या होता है, गोल्ड का प्योरिटी को करते हैं। और लक्स मीटर से लाइट इंटेंसिटी होती है। तो आप देख लेंगे सैग्मो माइनोमीटर के थ्रू हो गया ब्लड प्रेशर। और लक्स मीटर से लाइट, ये तो खैर निकल भी रहा है। कैरेट से जानते हैं गोल्ड। और फिर ये हो गया, और स्टेथोस्कोप तो जान ही रहा। ये देखिए यहाँ पे रडार के लिए क्या है, लोकेशन के लिए होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स डिटरमाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स के थ्रू करता है, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी ये भी देता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे कौन क्वांटिटी में जाता है, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो रिक्टर से किसको करते हैं, अर्थक्वेक को, या हम कहते हैं कि सेस्मिक वेव या सेस्मोग्राफ, सब इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या है उतना तो आप पढ़े हैं, हम फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं, कोई समझा नहीं रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा बात। किलोवाट आवर बस क्वेश्चन से गो थ्रू होना, ठीक है। किलोवाट आवर को इलेक्ट्रिसिटी से हो जाएगा। और RH फैक्टर आपको ब्लड में देखने को मिलता है। तो यहाँ और कुछ इसमें फैथोमीटर क्या होता है जी, सी का डेप्थ को मेजर करते हैं, अल्टीमीटर से हाइट हो जाएगा। वही चीज़ है, इसने क्रॉस किया हुआ। यहाँ देखिए इंटरनल कंबसन जो है इंजन का कार्बोरेटर, ठीक है, कार्बोरेटर, तो इसके थ्रू इस चीज़ को मेजर हो जाएगा। और फोनोमीटर से साउंड का था, ह्यूमन वॉइस वही इन स्पीकिंग। फिर देखिए यहाँ डिटेक्टिंग लाई, पॉलीग्राफ के थ्रू क्या होता है, लाई डिटेक्ट हो जाता है, एक्चुअली वही है स्पिनिंग व्हील, ठीक है, रिसोस्कोप ये स्पिनिंग व्हील। और कीमोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन प्रेशर एज ऑफ द ब्लड और इंटेंशन एज ऑफ मसल्स बाई मीन्स ऑफ द पेन और स्टेज डेट मार्क द रोटेशन टर्म। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो लाई को क्या होता है आपका पॉलीग्राफ, तो ये देखे होंगे। और ब्लड का प्रेशर के हिसाब से भी कीमोग्राफ उस चीज़ को क्या कर लेता है,
डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, अब उसके बाद ख़त्म होता है मैकेनिक्स आता है आपका। तो जो भी है इसमें मार्किंग मेरा शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ वो एक बार देख ही लेते हैं, तो एक तरह से बेनिफिटेड ही होगा। देखिए यहाँ तक कहीं नहीं मारा हुआ मेरा, इसमें भी देखिए। डायनोमो क्या करता है, डायनोमो आपका मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है जी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कर देगा। माइक्रोस्कोप क्या करेगा, तो साउंड टू इलेक्ट्रिकल कर देगा। और लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड कर देगा। सोलर क्या करेगा, सोलर लेगा इलेक्ट्रिक में कर देगा सोलर एनर्जी को। बाकी तो ठीक है। और इलेक्ट्रिक सेल एक्चुअली केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, ठीक है। और ये पावर देखिएगा तो वर्क बाय टाइम होता है, बाकी और कुछ है। अब यहाँ सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। ए सिंपल मशीन हेल्प पर्सन इन डूइंग द सेम अमाउंट वर्क विद द लेसर फोर्स। समझ में आया, लेसर फोर्स के थ्रू, जैसे आप पुल्ली उल्ली देख सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव बैलेंस जो होता है वो क्या करता है एक्चुअली, देखिए पूरा पढ़ते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन सेंसिटिव बैलेंस इफ़ ही इनहेल्स करता है डीपली, मतलब दी रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर सेंसिटिव है ना जी, सेंसिटिव बैलेंस, तो वो यार आप इन किए, तो इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें आप देख लें डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया जिसका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम एम बी होता है, ये सब क्या है, वेक्टर है। स्केलर में आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी आपका, ये सब सेम है, इसलिए क्रॉस किया हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालने के लिए दिया हुआ है। इस सवाल जिस तरह से भी पूछा हुआ ना उसका आप देखिएगा ना, तो ये एक क्वेश्चन बनेगा, ए क्यूब बराबर 6 वहाँ से ए बराबर 6 निकल जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बोल रहा है, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, और सरफेस एरिया 6 चूँकि दोनों बराबर बोल रहा है तो देखिएगा तो ए बराबर 6 आ जाएगा। वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब स्केलर हो गया आपका। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी विंड देखिएगा तो केवल काइनेटिक रखता है, समझे, विंड एनर्जी केवल काइनेटिक, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल भी रखता है, सिर्फ काइनेटिक रखता है वो। ये हो गया आपका। यहाँ देखिए मास टू हीट करना है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, मास जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और केमिकल टू हीट एंड लाइट दोनों में कंबसन के थ्रू कन्वर्ट होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बता रहा है, उसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ट्रेन स्टार्ट करता है तो आप लीन करते हैं बैकवर्ड, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अगर रेस्ट है तो रेस्ट करना चाहते हैं, तो अब स्टार्ट क्या हो तो आप क्या हो गए, आप चाहिएगा कि नहीं हम वहीं रहे, तो आप पीछे आ जाते हैं, बैकवर्ड आ जाते हैं। स्टैटिक सेंस जो होता है वो सिचुएशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट के बारे में स्टैटिक सेंस सिचुएशन को डील कर बता रहा है। और प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग, देखिए ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग इफ नो फोर्स क्या बोल, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम तो इट्स मोमेंटम जो है कांट चेंज। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, समझ गए, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। वाइल विस्लिंग क्या होता है, एक मैन यूजेज ब्रेथ, समझ सकते हैं आप। उसके बाद देखिए कि लेसर फ्रिक्शन आइस पे क्या होता है, आइस है जी लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। क्या बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, लेसर है ना, लेसर है। अगर ज़्यादा रहता तब तो अच्छे से आप वॉक कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं है इसलिए उसका पूरा बनता है वो। अभी हम वहाँ बता नहीं रहेंगे क्यों है कैसे है, बस सवाल को देख के गो थ्रू होना। देयर इज ए लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है। पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, फिर जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो कम लगता है, तो वही देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, वही बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन, तो क्या है स्टेटमेंट, इन स्टार्टिंग ए लोड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। यहाँ सही बात है, एक बार मूव कर जाएगा तो उसके बाद वो लेस हो जाता है। तो इक्वल एंड देखिए न्यूटन का थर्ड लगे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब यहाँ से आप निकालिएगा ना, ये जो सवाल दिया हुआ वहाँ से आप कीजिएगा ना, तो एक ये इक्वेशन बन के आपका आएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, मतलब अब मोमेंटम है ना जी, दोनों को मोमेंटम बता रहा होगा। देखिए ए मैन जंप कर रहा है स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये वेलोसिटी हो गया। फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव ऑफ कर रहा है विद द स्पीड ऑफ इतना पर सेकंड, ठीक है। दूसरा का हो गया हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन डेट ऑफ द मास ऑफ द मैन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एम पी करके आप कर सकते हैं, ठीक है, एम इंटू वी इंटू बराबर एम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आप निकाल सकते हैं मोमेंटम क्या होगा जी। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप सवाल क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम, फोर्स इक्वल, सेम डिस्टेंस, ठीक है। जब सवाल पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा। ये ट्रक कार एंड मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मास तो अलग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम। इफ़ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेज आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, देन
इक्वल फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और उसका क्या है, मास अलग है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम है, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी सेम है, फोर्स इक्वल लगाओगे तो सेम डिस्टेंस जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है सेम होने के लिए अलग अलग सबका वेलोसिटी होगा। मास अलग है तो किसी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखिएगा ना, तो फोर्स इक्वल पे ही सब सेम डिस्टेंस पे रुक जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, ये वही उसी तरह से है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, वहाँ से आप निकालिएगा तो निकल जाएगा इजीली। यहाँ देखिए बॉल बियरिंग जो है, सेकंड हैंड बॉल बियरिंग, सेकंड हैंड कार बॉल बियरिंग, सेकंड हैंड कार यूज बॉल बियरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है, जो व्हील एंड एक्सेल का जो इफेक्टिव एरिया देखिएगा वो रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से इस चीज़ को अपनाया जाता है, समझे, ताकि क्या हो, फ्रिक्शन कम से कम। यहाँ पे आप देखिए क्या है कि आर रिएक्शन फोर व्हील्स, माने कार खड़ा है, ठीक है, एक कार खड़ा है और उसके 4 चक्का हैं, तो चारों चक्का पे आर रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, 4 व्हील्स पे। तो अब बोलता है कि जब कार रन्स ऑन स्ट्रेट लेवल रोड पे, तो हाउ विल द रिएक्शंस एट ईदर ऑफ द फ्रंट व्हील वेरी। तो रिएक्शन जो होगा फ्रंट व्हील पे अगर देखिएगा ना, तो ये क्या हो जाता है, इट विल बी लेस देन आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि डायनेमिक फ्रिक्शन जो आपका है तो हमेशा एडहेशन रिएक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन, समझे। तो उस बेसिस पे ये चीज़ें हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइल टैंक मूव फॉरवर्ड, क्या होता है कि अगर वाइल टैंक फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो एक्चुअली में उसमें क्या होगा कि अगर तेल रखा हुआ है, ठीक है, अब फुल्ली तेल नहीं भरा हुआ है, तो उसका जो रेयर इंड वाला जो होगा ना, वहाँ पे लार्ज डेप्थ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेट रुका ही रहना चाहेगा ना जी, और आप फॉरवर्ड मूव करवाएं। देखिए ए वाइल पर्सली फील एंड मूव ऑन लेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फ्री सर्फेस ऑफ वाइल देन इट इंक्लाइन ऑन द हॉरिजॉन्टल विद लार्ज डेप्थ एट द रेयर एंड, समझे। रेयर एंड वाला क्या हो जाएगा, जैसे आप चलते हुए में रोकता है गाड़ी तो क्या होता है जी, आप लीन करते हैं, मतलब आपका हेड वाला पोर्शन कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, और बैक वाला पोर्शन क्या होता है, आगे की ओर थोड़ा टिल्ट हो रहा है ना, देख रहे हैं, देखिए आप करके थोड़ा टिल्ट होगा, तो वही है, वो क्या हो जाता है, रेयर एंड हो जाता है, लार्ज डेप्थ बनाता है। अब देखिए यहाँ पे शार्प सर्कुलर पाथ, ठीक है, ए फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन शार्प सर्कुलर पाथ एट अ हाई स्पीड विल, तो ऐसा केस अगर होता है ना, तो ऐसा केस में क्या होगा कि ये ओवरटर्न कर जाएगा इनर व्हील, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील, तो हाँ, और स्किड आउटवर्ड करता है, समझे, शार्प सर्कुलर पाथ है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ओवरटर्न करेगा अबाउट इट्स इनर व्हील और स्किड आउटवर्ड, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू होता है। अब उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्यों होता है, कैसा होता है, क्योंकि हम लोग को फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे करना है सारी चीज़ों को। वॉशिंग मशीन में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन देखने को मिलेगा, समझे, उसी बेसिस पे ये काम कर रहा होता है, और जैसे क्रीम का सेपरेशन होता है मिल्क से, तो वो भी वही है। अब आइए, ये ख़त्म हुआ, अब मोशन अंडर ग्रेविटी आते हैं। तो मरकरी वेनस जो है उसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, समझ गए। और देखिए सैटर्न के पास मैक्सिमम नहीं, अभी चेंज हो गया, सैटर्न नहीं है एक्चुअली, अभी क्या हो गया, चेंज हुआ है, जुपिटर के पास मैक्सिमम सैटेलाइट हो गया, समझे, लगभग 92 है आई थिंक। और केपलर लॉ फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, सेकंड में क्या बोलता है कि इक्वल एरिया को स्वेप आउट करता है, जो भी है इक्वल स्वेप आउट करेगा एरिया। और क्लोजेट सन प्लेस मूव फास्टेस्ट, जहाँ पे सन के नज़दीक होगा तो ज़्यादा तेज करता है। थर्ड लॉ में होता है कि ये इक्वेशन दिया ऑर्बिटल पीरियड जो है और सेमी मेजर एक्सिस, तो ऐसा है p² बराबर डायरेक्टली एक क्यू होता है। उसके बाद F बराबर g(m1 m2 बाई r²) याद रखिए, और g बराबर gm r² होता है। और क्या है जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कुछ v बराबर √2gr होता है, समझे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, वही एस्केप वेलोसिटी है ये, इससे ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो लौट के आपके एटमोसफेयर में नहीं आता। t बराबर 2π√Lg होता है। चलिए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आधा घंटा 20 मिनट हो गया, 25 मिनट। देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इंटरसेप्टेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेड टू द अर्थ। ये क्या, यही है ब्रह्मगुप्ता, ठीक, ब्रह्मगुप्त। तो ये इसके बुक से, ये वाले बुक से पता चलता है। अब देखिए थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो है वो आइजैक न्यूटन का ही है। ये क्या बता रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, आइजैक न्यूटन का ये भी। यहाँ पे अब देखिए स्पेस,
ठीक है। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कांट स्टैंड इरेक्ट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए A=GM1m2r² होता है। और ऐसे केस में क्या होगा कि आप वेटलेस हो जाइएगा, ठीक है। बोन मसल्स ये सब आपका वीकर हो जाता है, वो उसमें पेन आना स्टार्ट होता है, तो समझ रहे होंगे आप। उसके बाद देखिए वेटलेस हो जाते हैं उस वैसे केस में आप। एप्पल इज रिलीज फ्रॉम ऑर्बिटिंग स्पेस शिप से, ठीक है। तो इट विल, तो क्या होगा, वो भी मूव करने लगेगा अलॉन्ग विद द स्पेस शिप एट द सेम स्पीड, समझे। ऐसा नहीं कहीं, क्योंकि वो कोई ग्रेविटी नहीं है ना, तो उस हिसाब से वो क्या होता है करने आपका देखने को मिलेगा। अब देखिए लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जो है डज नॉट फॉल, क्यों नहीं गिर रहा जी? तो ये देखिए वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोअर फॉल विद इन इट्स बेस। तो अगर थोड़ा और लीन कर देगा ना तो इसके बेस उसके बेस से क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बेस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके बेस से अगर बाहर हो जाएगा ना तो वो गिर जाएगा। इसलिए जितना लीन किया हुआ ना वो मैक्सिमम लीन किया हुआ, अगर उससे ज़्यादा लीन किया जाए तो उसका वो हो जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो यही इसका मेन रीज़न है, ठीक है। A=GM1m2r² देख सकते हैं। तो अब देखिए इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, ठीक है ना, फ्रॉम एवर इट्स वेट रिमेंस, तो इसका वेट हमेशा क्या रहेगा जी? वेट तो हमेशा सेम रहेगा ना। वेट क्या, देखिए ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रॉम एवर इट्स वेट रिमेंस सेम, क्यों? वेट बराबर क्या होता है, mg होता है, तो जी तो सेम लग रहा होगा। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तब ऐसा, क्योंकि एम और जी चेंज थोड़ी ना होगा जी। आप जी जानते हैं चेंज होता है, वो किस हिसाब से होता है, बहुत ज़्यादा हाइट पर आता है तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वुड वैक्स आयरन या नीचे भी रहेगा तो होता है। यहाँ पे देखिए जानते हो ये मैक्सिमम जी कहाँ होता है जी? पोल पे होता है, कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है, पोल पे होता है। इफ़ पीसेस ऑफ इक्वल साइज, ये तीनों को गिरा दिए आप, ठीक है। तो सेम जी लग रहा है इसलिए वो सब सेम रीच करता है एट द सेम टाइम पे, समझ रहे हैं। आयरन और वुड है, अगर आप गिराते हैं उसको, ठीक है, तो क्या होता है, द वुडन बॉल फॉल लेटर, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वुड लार्जर एरिया। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा आपको कंट्राडिक्ट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आयरन है, वुड है। इस केस में क्यों नहीं ये मान लिया कि हाँ भाई रीच एट द सेम टाइम बोल रहा है, एक अलग पे नहीं बोल रहा कि सेम टाइम पे नहीं रीच करेगा, यहाँ पे नहीं बोल रहा, जबकि यहाँ पे ऐसा लिखा भी नहीं है कि हम निग्लिजिबल मानते हैं। अगर ये जो माना जा रहा है ना सेम टाइम पे, ये निग्लिजिबल के केस में ही माना जाता है, ये रेजिस्टेंस नहीं रहता उस केस में ही, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या मान रहा है ये कि ये रेजिस्टेंस को काउंट कर लिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस जो था उसको काउंट कर लिया और उस हिसाब से इसने ये किया कि इसका एरिया चूँकि ज़्यादा है इस वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, इस वजह से ये लेट में आएगा, ये पहले आ जाएगा, समझे। वुडन बॉल फॉल्स लेटर। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्ट मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि सवाल पूरा अच्छे से वो क्लियर नहीं है। देखिए बहुत पुराना है, 1992 का पूछा हुआ है, तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा आप इस पे जाइए मत, टाइम के हिसाब से खटाक से करना है। वेट ऑन मून पे कितना हो जाएगा जी? 1/6 होता है, ठीक है। वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। अब यहाँ मैक्सिमम एट पोल होता है, ठीक है। वेट जो होता है बॉडी का मैक्सिमम एट पोल होता है, G/m² होता है। जी इंक्रीजेज इक्वेटर टू पोल, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाइएगा तो वो होगा जी इंक्रीज करता है, मतलब जी पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, और मैक्सिमम भी होता है, समझ गए। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ आपका सवाल, ठीक है। टी इज इन केस ऑफ पार्टिकल फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट इज करेक्टली शोन इन द फिगर। तो फॉल अगर करता है फ्रीली तो उस केस में क्या होगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी² होगा, इस बार यूटी प्लस हाफ टी² लगेगा तो U0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी? प्रोपोर्शनलिटी में डी जो होता है एस और यही बनेगा, तो पैराबोला क्वेश्चन आएगा, तो पैराबोला वाला ये है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ इस तरह से, और बोल रहा है क्या कि द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द बॉटम, यहाँ से गिराएगा तो यहाँ पहुँचने में, तो इससे जी लगाएगा। उसके बाद आप यहाँ करके देखिएगा ना तो जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। थीटा इधर आएगा तो इधर वाला जो बनेगा वो जी साइन थीटा, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा वाला क्या होता है, S/UT प्लस हाफ टी² होगा, ए बराबर जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे पुट कीजिए और साइन थीटा बराबर P/H करके निकालिए, खटाक से निकल जाएगा। तो ये देखिए ये जो है ना कुछ नहीं है, ब्रेन से है, तो उसमें हम लोग उतना दिमाग नहीं और ज़्यादा टाइम नहीं उसमें कंज्यूम करते हैं। मेन है कि जो वन लाइनर फैक्चुअल है उसको देखना है, ये तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ बेयर श्रिंक बाय 1% देन इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ का सरफेस वुड। तो क्या होगा, जी बराबर GM/r² होता है ना जी। आर अगर आप डिक्रीज कीजिएगा, देखिए ना आर कैसे है, आर डिक्रीज कीजिएगा तो जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा,
ठीक है, एम अगर आप सेम रखते हैं तो यहाँ पे वही बोल रहा है। तो यहाँ पे आप करके देखिए, जितना भी परसेंट बोल रहा है उस हिसाब से रखिएगा तो आप निकालिए, फिर वही हो गया, प्रॉफिट लॉस का हो गया, गेन वो कर लीजिए तो निकल जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जो है कितना होता है, जी ग्रेटर 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मास क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं करता है, वही वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, तो मास एक्चुअली चेंज नहीं करता, तो मास नॉट चेंज हो जाएगा। और वेटलेसनेस जो होता है तो हो गया, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तभी हो गया वो जीरो ग्रेविटी, एम जी होता है डब्ल्यू आर और एम जी नहीं है तभी हो गया जीरो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अर्थ मूव कर रहा है बट नॉट फील, ठीक है, क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि अर्थ मूव कर रहा है, क्योंकि आप रिलेटिव स्पीड है ना जीरो हो गया विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, इसीलिए नहीं आप महसूस कर पाते हैं। और फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं ब्रेक फील कार, जैसे हाउएवर व्हेन द कार एक्सेलरेट या व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड, तभी ना आप फील करते हैं कि हाँ भाई मोशन में, ऐसे नहीं है तो आप अंदर में हैं, अगर आप अपने आसपास के सराउंडिंग को मत देखें तो आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप महसूस करते होंगे कि चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो आप हमेशा आपकी ज़िंदगी में वो शुरू से एडिक्टेड नहीं है, समझे, कभी गए हैं कभी नहीं गए, वो खैर वो फिलोसफी वाली बातें हम नहीं करते हैं। उसके बाद अब यहाँ देखिए, इफ़ जी बराबर जीरो होता है सो एम सेम रखे तो ये तो ठीक है, तो बता दिया आपको। यहाँ देखिए आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो गिरता नहीं है, क्यों नहीं गिर रहा जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वहाँ पे, क्योंकि अर्थ का जो अट्रैक्शन है ना वो प्रोवाइड कर रहा है एक नेसेसरी एक्सीलरेशन फॉर इट्स मोशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गिर नहीं रहा और वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेट करते हुए उसके सराउंडिंग में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सैटेलाइट कीप्ट मूविंग, ठीक है, केप्ट मूविंग क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वो मूव कर पा रहा है, वो जो एक्सेलरेशन देख पा रहे हैं वहाँ पे। अब ग्रेविटी वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल कॉन्ट्रैक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल का। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एक्टिव में है, तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बताएं बाय अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से वो है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ना कि ग्रेविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, वीक न्यूक्लियर हो गया फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस विद रेफरेंस टू देम। यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है जी, एक्ट ओनली ऑन पार्टिकल विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये सही बात है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, रेडियो एक्टिविटी जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये सही बात है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो ये भी सही बात है। एलिवेटर जो है गोइंग अपवर्ड, तो इस केस में क्या होगा, वेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है अगर एलिवेटर गोइंग अपवर्ड ना, तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। इफ़ ए पर्सन इज इन अ लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज, तो इन दैट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन से निकालिएगा डब्ल्यू आर माइनस एम जी बराबर एम में, तो आपको क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज आ जाएगा। देखिए टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम टी बराबर 2π√L/g होता है, तो क्या हो जाएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। और यही चीज़ क्या होता है कि समर में एल आपको पेंडुलम का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाता है, एल इंक्रीज कर जाता है समर में, जिसकी वजह से ये टाइम पीरियड आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, तो हाँ करता है। Swinging on a swing in a sitting position. A girl is swinging on a swing in a sitting position. When the girl stand up, the period of the standing swing will क्या हो जाएगा जी, बी शॉर्टर। देखिए क्यों होता है सब, देखिए आपको बताते हैं, टी बराबर 2π√L/g होता है, ठीक है। अगर वो बैठा हुआ है कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है ना कि बैठने पे क्या होगा, पूरा का पूरा उसका वेट क्या है, लोअर की ओर उसको खींच कर रख रहा है। लेकिन खड़ा होने पे क्या होता है, तो खड़ा होने पे क्या होता है कि वो शॉर्टर हो जाता है। जैसे आप बैठे हुए हैं तो पूरा का पूरा आपका वेट नीचे कंसंट्रेटेड है जी, तो उसको नीचे की ओर खींच के रखना है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम चांस क्या है कि वो लंबा रहेगा। और जैसे ही खड़ा हुए तो आप मास आपको उतना कंट्रीब्यूटेड नहीं है लोअर साइड पे, उसको खींच के नहीं नीचे रख रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रहा है।
उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आप देखिए एक पेंडुलम का है, पेंडुलम है यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, ये मानिए यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ तक लाएं फिर छोड़ दिए तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इस तरह से होता रहेगा। तो स्टार्टिंग वाला पोजीशन देखिएगा ना, ये वाला में तो ए जीरो रहता है एक्सेलरेशन और वी मैक्सिमम होता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और ये लास्ट वाला पोजीशन पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, समझे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, तो दो बार ये वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। तो उसी हिसाब से ये चीज़ है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होता है मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन हो गया। और आपका ये देखिए कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है डिक्रीज करता है विद टाइम, तो ये भी सही बात है। और टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, मतलब पहले यहाँ छोड़े यहाँ गया, फिर और धीरे 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 कम होने लगेगा। और फिर इन ईच साइकिल ऑफ द बॉब अटेन गिव ए वेलोसिटी ट्वाइस, सही बात है ये भी। तो इन ईच साइकिल द बॉब अटेन्स गिव वेलोसिटी ट्वाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जगह पे आता है। उसके बाद आप देख लीजिए रन फास्टर, देखिए पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर कब कब करेगा जी, रन फास्टर विंटर में। क्यों, क्योंकि विंटर में एल छोटा हो जाता है, समझे, और समर में नहीं होता है, एल बड़ा हो जाता है। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी आप देख सकते हैं 11.2 था। उसके बाद आपका देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, क्यों, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट जो होता है वो लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, समझे। इस वजह से वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, भाग जाता है वो, जी बराबर इतना होता है, स्मॉल होता है, तो एस्केप वेलोसिटी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्मॉल हो जाता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखते हैं हम लोग। लिक्विड प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलरी। इन लिक्विड में आपका प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन, कैपिलरी, ये सब देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ देखिए एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए अब नीचे तेल रखे हैं, ऊपर वाटर रखिएगा तो ये सिमटेगा, समझे। अब सरफेस टेंशन से होता है, बताएंगे हम आगे। और नीचे वाटर रहेगा, ऊपर से तेल गिर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्कैटर कर जाएगा, ठीक है, छितरा जाएगा। ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर होता है। टेम्परेचर आप जानते हैं इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है, और यही क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। और लिस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल होता है, सरफेस टेंशन इन द इलास्टिसिटी ऑफ द फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट टू एक्वायर द, चाहेगा हमेशा क्या करना, लिस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल बनाना चाहता है सरफेस टेंशन, इसलिए यहाँ पे भी सिमटता है। अब देखिए यहाँ पे इन नेग्लिजिबल वेट, इफ द लिक्विड हैज द नेग्लिजिबल वेट तो इट्स शेप विल बी द कम्प्लीटली स्फेरिकल शेप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रेन वाटर है, ड्रॉप है, तो सोप बबल्स, ये सब क्या है, बहुत कम होता है, इसलिए अपने आप को स्फेरिकल शेप बनाना चाहता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मैटर में देखने को मिलेगा। एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, ओपन एट बोथ इन, मतलब तो ओपन ही हो गया। बेट द ग्लास राइज अप, नॉट बेट द ग्लास फॉल डाउन, तो देखिए ये चीज़ आपको मरकरी में दिखता है, नॉट वेट द ग्लास तो फॉल डाउन करता है। लिक्विड विच वेट द ग्लास राइज अप एंड द लिक्विड विच डज नॉट वेट द ग्लास फॉल डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब। देखिए पूरा पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा, तो खैर वो चीज़ हम लोग डायरेक्ट सवाल पे गो थ्रू करेंगे। अब देखिए जैलम वगैरह में भी आपको कैपिलरी देखने को मिलता है, ड्राइंग ऑफ इंक में देखने को मिलता है। रिफिल पेन राइटिंग इज पॉसिबल बाय ग्रेविटी। लाइटनिंग कैंडल एंड लैम्प विक्स में आपको देखने को मिलेगा। अपोज दियर रिलेटिव वेलियोसिटी, ठीक है, तो यही है विस्कस फोर्स। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि दो चीज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है लिक्विड में, लेकिन ये चीज़ यही अपोजिट होता है, गैस में इंक्रीज कर जाता है। हनी और ग्लिसरीन का विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हनी का होता है। यहाँ पे आप देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, आप जानते होंगे। लिक्विड बराबर में देखिएगा ना तो HdG, इस हिसाब से डेंसिटी निकालते हैं प्रेशर लिक्विड में, इस हिसाब से आप निकालते हैं, रो ये HdG हो गया। फिर आप आ जाइए यहाँ पे देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, ठीक है। अगर आपका देखिए यहाँ पे वही है कि आप कितना वेट, जैसे कितना जितना भी वेट को डिस्प्लेस किए, पानी घटा, पानी जो हटता है ना उसका वेट जितना हटा पानी, ठीक है, तो उसके वेट के बराबर ही अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है बॉडी पे, यही होता है आपका अपथ्रस्ट फोर्स। और वेट ऑफ द लिक्विड जो होता है डिस्प्लेस, वो तो चलो ठीक है, इसमें आपको बता दिए। अब कोई चीज़ डूब गया, ठीक है, या कोई चीज़ तैरता है, एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वेट पे ही डिपेंड करता है। वो जो फोर्स लगा रहा है, अगर वो फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स जो लगा रहा है वो अगर अगर उससे ज़्यादा आपका वेट हो गया तो डूब जाएगा, ठीक है। अगर वो अपथ्रस्ट फोर्स जो लगा रहा है वो उसके बराबर भी है तो तैरता है बॉडी, उसमें भी कंडीशन बहुत और बताएं अंदर आएगा।
वी सिंक वी टोटल बॉडी, वी टोटल वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही टोटल बॉडी। और डेंसिटी के हिसाब से सॉलिड देख लीजिए, बॉडी सॉलिड का और लिक्विड का, इस हिसाब से ये रेशियो बनता है। इस हिसाब से अगर सवाल आता है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई डेंसिटी अगर होगा तो सिंक क्या होता है, लेस इन लिक्विड विद द हाई डेंसिटी एंड विल सिंक मोर इन लिक्विड विद द लेस डेंसिटी। देखिए यहाँ नहीं समझे, फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इससे देखने को मिल रहा है कि डेट सॉलिड विल सिंक will sink less in liquid with higher density and will sink more in liquid with the lesser density। जैसे आप समझ सकते हैं, आप वाटर में आप तैरिए नॉर्मल तालाब में, और आप वहाँ पे जाकर तैरिए तो वहाँ पे क्या होता है, कम चांसेस रहेगा कि आप डूबिएगा, ठीक है। कहाँ, आप ओशियन वगैरह में, साल्टी वाला एरिया में, वहाँ हाई डेंसिटी हो गया ना जी। अब देखिए इसी तरह से होता है, तो तैरेगा कब, तो यही होता है अगर कम डेंसिटी है और ज़्यादा डेंसिटी है, तो जिसमें आप जा रहे हैं वो ज़्यादा डेंसिटी है और आपका कम डेंसिटी है, तो आप तैर जाइएगा, डेंसिटी का खेल रहता है। अब देखिए यहाँ पे रेन ड्रॉप स्फेरिकल है, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये मिनिमम एरिया में आता है, लिक्विड अपने आप को आने की कोशिश करता है, ठीक समझे। वाइल का अब देखिएगा ना सरफेस टेंशन, तो वो क्या होता है, और वाटर का सरफेस टेंशन, तो वाटर का ज़्यादा होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा वो मिनिमाइज करके वो छितराएगा नहीं, जैसे वाइल छितरा जाता है ना, जैसे स्पीड कर जाता है। अभी अभी बताए थे पीछे आपको, ये सब सेम हो गया। केरोसिन देखिए आप, देखिए केरोसिन का डेंसिटी देखिएगा ना तो कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है उस पर। अब यहाँ देखिए आप, इनसाइड प्रेशर सोप बबल्स का देखिएगा तो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, समझे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है जी, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सोप का जो आप देखिएगा तो वहाँ पे देखिए उसमें एक्चुअली होता क्या है, वही है कि वो देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं, सोप बबल जो होता है लार्जर हो जाएगा, बिकॉज जब देखिए यहाँ पे सवाल क्या था आपका, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज, सबसे पहले क्या होगा, सोप तो मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा सवाल यहाँ आप देखिए कि यदि दूसरा सवाल आप यहाँ देखें कि इफ़ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर कम इन कॉन्टैक्ट विद अ ट्यूब देन व्हाट विल हैपन। तो वही आपको यहाँ पे बता रहे थे, एक्चुअली होता क्या है कि ये तो ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो स्मॉलर बबल रहेगा ना वो और स्मॉलर हो जाएगा, और बिगर बबल क्या होगा, और बिगर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्रेशर जो होता है उसके अंदर में, सोप के इंटरनल में प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्मॉलर वाला का रेडियस कम है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा है, स्मॉलर में प्रेशर ज़्यादा है, और बड़ा वाला में कम प्रेशर है। तो प्रेशर जिसमें ज़्यादा है ना, तो क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा, तो छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, समझे। हाइड्रोजन बैलून जो होता है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइज में इंक्रीज, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे क्या होता है, कम होता है, तो इस वजह से वो साइज थोड़ा आपको बड़ा होगा। चार्ज सोप बबल, चार्ज जैसे सोप है, सोप बबल है, उस पर जो चार्ज अगर स्प्लिट कर दिए, जिस इस तरह से अगर चार्ज स्प्लिट करते हैं तो ये चार्ज एक दूसरे से रिपल्सन करेगा, इसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो देखिए इसमें आपका वही होगा, रिपल्सन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है कि 4 वायर लिए हैं मेटेरियल डायमेंशन, लोड से मैग्नीट्यूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलोंगेटेड मैक्सिमम, समझिए। 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम है जी, एंड डायमेंशन इज मेंशन बिलो आर, कैसे डायमेंशन है ये मेंशन है, अब हीट कर रहा है स्ट्रेच, तो क्या हो रहा है, मेंशन बिलो आर स्ट्रेच्ड बाय लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटली। देखिए तो ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेस का की जगह तो एफ बाई ए होता है, और यहाँ की जगह तो चेंज इन लेंथ अपन एल, तो इस हिसाब से कीजिएगा ना, तो चेंज इन लेंथ जो होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एल अपन आर स्क्वायर का होता है, समझे। यही है इलोंगेशन, तो जो इलोंगेशन आएगा ना इसका आप देखिएगा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हो गया ई हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, यहाँ आप निकालिएगा। तो देखिए एक्चुअली वही होता है, वाई बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, तो वहाँ से आप जब निकालिएगा ना तो इस पे आएगा। उसके बाद ये जब वैल्यू आप डाल के देखिएगा तो आपका क्या आएगा जी, वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड इतना डायमीटर, तो आप लेंथ रखिए और डायमीटर के हिसाब से वो क्या कीजिए, रेडियस का स्क्वायर कीजिए, तो उस हिसाब से आप कीजिएगा ना तो देखिएगा कि इसमें ज़्यादा आएगा, वही क्या होगा, इलोंगेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे आपका क्या होगा, कौन इलोंगेट करेगा, इस हिसाब से वो डिफाइन हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए कैपिलरी, कैपिलरी क्या किस पे काम करता है जी, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं केरोसिन लैम्प नॉट यूज। देखिए इफ़ देर वर नो, ओके,
हाँ, इफ़ देयर वर नो फेनोमेनन ऑफ कैपिलरी देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज क्रोसिन लाइफ। ठीक है, हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिलरी के थ्रू ये ऊपर आ रहा होता है उसका तेल, तो ये चीज़ होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या क्या नहीं हो पाएगा? तो वन नहीं हो, 1/3 4th ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ब्लोटिंग पेपर जो होता है वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। और बिग ट्री जो होता है डेट बी सी अराउंड वुड हैव ग्रोन ऑन अर्थ। ठीक है, द बिग ट्री जो है डेट बी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि वो कैपिलरी के थ्रू एकदम वहाँ ऊपर तक ले जाया जाता है। तो 1/3 4th दोनों हो जाएगा। और भी चीज़ होता है, वो सक्शन प्रेशर एक क्रिएट होता है, समझे, ट्रांसप्रेशन के थ्रू, उसके थ्रू वो खींच के वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन ये चीज़ का भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रोल होता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये अच्छा से हमारा फोकस नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं। नॉट ओनली द रीजन कैपिलरी का राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट ऑफ ए प्लांट टू इट्स, ये सिर्फ रीजन नहीं है, समझे जी, क्योंकि अभी बताया आपका ट्रांसप्रेशन भी होता है। तो समझ रहे होंगे आप, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या हो जाता है, बताए थे, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन वही गैस में क्या होता है कि इंक्रीज करता है, लेकिन लिक्विड में ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आइए, फिर यहाँ देखिए वीक ऑफ द स्टोव केरोसिन राइजेज, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से, ये समझ रहे हैं, कैपिलरी सरफेस टेंशन की वजह से ये चीज़ हो पा रहा होता है। सरफेस टेंशन मोर होगा तो राइज उतना ही ज़्यादा करता है। अब एयर बबल जो होता है बॉटम टू टॉप गया, मतलब इंक्रीज होगा साइज में। क्यों? क्योंकि जैसे बॉटम पे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना, ये ऊपर गएगा तो वो साइज इंक्रीज हो जाता है। अब इंक बाहर प्लेन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर का डिक्रीज हो जाता है ना ऊपर, इस वजह से ये चीज़ हो रहा होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होता है वो पास्कल के लॉ पे काम करता है। जितना भी मतलब ब्रेक हो गया, प्रेस हो गया, एलिवेटर, ये सब। सडन फॉल इन बैरोमीटर मतलब स्टॉर्मी वेदर हो जाएगा। बाकी तो आपको हम दिखा दिए, कर दें। देखिए वाटर फारदेस्ट कब जाएगा, देखिए यहाँ 1 वाला पोजीशन पे वाटर फारदेस्ट जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से काम कर रहा होता है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो होता है √2gh के हिसाब से, तो डेप्थ ज़्यादा है, तो इस वजह से ये यहाँ पे क्या होगा इसका, आपको क्यों यार ये फोकस नहीं हो रहा, तो वाटर क्या होगा, फारदेस्ट जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। लिक्विड फ्लो स्ट्रीमलाइंड मैनर देखिएगा तो ये वाला मैनर इसका आता है। ठीक है, उतना इसमें डिटेलिंग नहीं करते हैं क्यों आता है, कैसा आता है। लोएस्ट नियर द पैप होता है। ठीक है, स्पीड वैसे लोएस्ट नियर द पैप होता है आपका। हनी जो होता है उसका पास हाई विस्कस होता है, बताते हैं। लेक जो होता है, लेक इज फ्रोजन सरफेस, देखिए दी सरफेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन, ऊपर में फ्रोजन हो गया, नीचे में नहीं हुआ। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डेंसिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मैक्सिमम होता है। तो फिश जो होता है सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पे इस सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि नीचे तो वाटर रहेगा। और के बराबर चेंज कीजिएगा ना तो C+2 273 होता है, उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वाटर का डेंसिटी आपको मैक्सिमम किस पे मिलता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है। और टेम्परेचर आप चेंज कीजिएगा ना तो कितना हो गया जी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 277 के हो जाएगा, समझे। 273 + 4 कीजिएगा तो 277 के हो जाएगा, जिस पे मैक्सिमम डेंसिटी है। अब देखिए एक्सेप्शन में यही है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है हीट करने पे वाटर। तो समझ रहे होंगे आप, तो यही एक्सेप्शन केस में होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो होता है वॉल्यूम डिक्रीज करता है। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर है जब लिस्ट वॉल्यूम इसी पे होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, समझे। और मैक्सिमम डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी वाला मास वॉल्यूम होता है, उससे आप कर सकते हैं। सरफेस वाटर फाइनली फ्रीज करता है किस पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब, फिर आपका उसी में हो गया। यहाँ डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स, क्या चेंज नहीं करता है इसका, समझ गए। तो इसका डेंसिटी नहीं चेंज करता। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या चेंज नहीं करेगा, अगर अमाउंट आप बढ़ा रहे हैं तो देख सकते हैं ये। उसके बाद आप आइए, ये सब हो गया आपका, ये सब हो गया। यहाँ देखिए मरकरी का डेंसिटी जो होता है हाई होता है कब, इवन आयरन से भी ज़्यादा आपको मरकरी का डेंसिटी देखने को मिलता है। उसी पे ये सवाल आपका हो जाएगा सॉल्व, समझ गए ये। और आइए यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस के कंपेयर में क्या होता है, डेंसिटी हाई तो डूब जाएगा। जैसे जितना वाटर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपका उसके कंपेयर में डेंसिटी हाई हो। देखिए एक निडल जो है वो सिंक कर रहा है वाटर में, वेयर एज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट कर जा रहा है वो क्यों? क्योंकि देखिए वही है रिलेटिव डेंसिटी, अगर देखते हैं ना रिलेटिव डेंसिटी देखा जाता है।
नीडल का ग्रेटर हो है देन डेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाई इट। जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है उससे ज़्यादा ही उसका हो गया, तो उसके वजह से वो डूब जा रहा है। अगर ज़्यादा नहीं होता तो क्या हो जाता, नहीं डूबता। तो वही है, वाटर डिस्प्लेस के कंपेयर में अगर डेंसिटी आप देखिएगा अगर ज़्यादा है तो फिर गड़बड़ा जाएगा, डूब जाएगा। तो आयरन जो है वो फ्लोट कर रहा है ऑन वाटर पे, तो सरफेस टेंशन ही वजह होता है इसका। सबसे समझे तो इफेक्टिव जो होता है आपका इफेक्टिव डेंसिटी देखा जाता है, समझ रहे हैं, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द सीपी इक्वल टू इट्स वेट। तो यहाँ देखिए आप बैलून में क्या होता है, वाटर भरो, तो अगर मान लो कि वाटर भरते हो बैलून में तो वाटर में वेट क्या हो जाएगा। जैसे सवाल देखिए डायरेक्ट 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए वेटलेस बैलून, तो इसका वेट इन वाटर विल बी, तो वाटर में इसका वेट कितना हो जाएगा जी, तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्लोट करने के लिए लो डेंसिटी, जैसे देखिए क्लाउड फ्लोट कर रहा है इन द एटमॉस्फेयर पे, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, इस वजह से वो फ्लोट कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइल फ्लोटिंग इन सी व्हाट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज अबव द सरफेस ऑफ द सी। देखिए यहाँ पे सी बोल रहा है, तो सी में क्या होता है एक्चुअली नॉर्मल वाटर नहीं होता, डेंसिटी देखिएगा ना, तो आइस का और इसका तो कितना का चक्कर है, वो 9/10, समझे, तो 9/10 होता है। देखिए डेंसिटी ऑफ द आइस ऑफ फॉर्म्ड इज 9/10 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है आपका सी है, तो सी वाला का डेंसिटी क्या होगा जी, और ज़्यादा होगा, वाटर के कंपेयर में और ज़्यादा होगा ना जी। तो जो फ्लोटिंग वाला पार्ट होगा ना वो 9/9 टू 9/8 हो जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, समझिए। यहाँ पे और देखिए यहाँ पे क्या बताएं आपको, तो सब यहाँ पे कुछ और भी था क्या, ठीक है, ये हो गया। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं क्यों आगे। यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे भी आ जाइए आप। देखिए एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल, जब द आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा जी, तो लेवल सेम रहेगा ना, जितना यहाँ पे वाटर का डिस्प्लेस क्या है ना उसी के बराबर करता है। देखिए इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स होन वेट, मतलब जितना पूरा का पूरा वो आइस जो है बाहर रहे या अंदर रहे तो उसका पूरा का पूरा वेट के बराबर वो डिस्प्लेस करता है, तो वो क्या हो जाता है, लेवल जो होता है इंक्रीज नहीं करता। देखिए सी वाटर जो होता है उसका वो साल्टी ज़्यादा होता है, तो उसमें इजी है स्विम करना, समझे, देन रिवर, क्यों, डेंसिटी ज़्यादा हो गया ना, साल्टी डेंसिटी मोर हो जाता ना। उसके बाद आपका था कि लाइटेस्ट अब थ्रस्ट फोर्स कम, तो क्या हो जाएगा, बॉडी का वेट उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग, तो देखिए हाइड्रोजन वाला केस में, क्यों, क्योंकि लाइटेस्ट है, तो लाइटेस्ट है तो अब थ्रस्ट फोर्स कम हो जाएगा, तो बॉडी वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। समझ में आया। जैसे पानी से निकालते हैं तो क्या होता है, आपको भारी कम लगता है ना जी, हवा में लेकर आते हैं तो भारी ज़्यादा लगता है, तो वही खेला है ना। अभी हम इंडिविजुअल को एक लिए, हाइड्रोजन का लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो उसी में लाइटेस्ट सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, इस वजह से। अब देखिए सी से रिवर में 9 गया तो क्या होगा, राइज होगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी कम है, सब डेंसिटी का खेला है। अब ये ख़त्म होता है आपका, ऑप्टिक्स में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेवलेंथ से थोड़ा अरेंज किया हुआ है, ठीक है, रेडियो, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रा हो गया, विजिबल हो गया, अल्ट्रा हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। यहाँ रेडियो का मैक्सिमम होता है वेवलेंथ। अब लाइट का क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं। फिर ये इतना के बीच में लाइट का वेवलेंथ आपका है। फिर आपका देखिए खुद इनविजिबल है बट विजिबिलिटी ऑफ मैटर कर दे, लाइट कर देता है ना जी। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, वैक्यूम में भी होता है, साउंड कांट वैक्यूम में नहीं कर सकता, इसका ड्यूल नेचर होता है लाइट का, पार्टिकल वाला, वेव वाला। फिर लाइट का स्पीड जो होता है मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। उसके बाद आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, हाँ, म्यू और सी भी होता है, म्यू वाटर में 1.33, ग्लास में ज़्यादा होता है 1.5 होता है। उसके बाद आप देखिए रिफ्रैक्टिव देखने को मिलेगा, इमेज रॉड इन वाटर, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू ही है, कॉइन विद इन ए पॉट, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म में ना एक्यूट एंगल का वो चीज़ें आ जाती हैं। और जी और देखिएगा ना तो यही है सेपरेशन विजिबल लाइट, समझे, डिफरेंट कलर में, उसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम जो होता है वायलेट कलर जो होता है ये लोअर पोजीशन पर होता है, दिखाते हैं नीचे में आपको कैसे होता है। स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, वो सेम होता है इन वैक्यूम में, हाँ।
लेकिन एंड इन द एयर में बट डिफ़र कर जाता है मैटर्स में, उस हिसाब से वो क्या हो जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, देखने को मिलता है कि डिसोसिएट हो गया। समझ में आया, लाइट क्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे म्यू जो है डिफ़र फॉर डिफरेंट कलर, समझे, तो इस हिसाब से वो ब्रेक करता है स्पीड। देखिए अभी हम लोग उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं किस तरह से करता है। यहाँ देखिए आप जब तोड़िएगा तो इस तरह से आएगा बिप और समझे, तो ये अपर आता है, ये लोअर आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिविएट सबसे मोस्ट ये करेगा और डिस्पोज्ड मैक्सिमम होगा ये, और लैम्डा यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद आप देखिए ग्लास एयर पे देखिएगा ना तो 42 डिग्री बनता है आपका, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, और वाटर एयर पे यही 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं यार, एंगल है वो, 48.6 डिग्री जो है ये आपका क्रिटिकल एंगल है। मतलब इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस दोनों के बीच की बाउंड्री। क्रिटिकल पॉसिबल डेंसर टू रेयर होता है हमेशा, जानते ही हैं आप। और यहाँ पे क्रिटिकल क्या हो जाता है, इंसिडेंस एंगल हमेशा ग्रेटर होता है क्रिटिकल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्रिटिकल पे होना स्टार्ट होता है वो मिनिमम है एंगल, उससे ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मिराज होता है, ऑप्टिकल फाइबर, इंडोस्कोप, ये सब आप देख सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल आता है। रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो सिल्वर है ना वो बेटर रिफ्लेक्टर है लाइट का। और उसके बाद आप प्लेन मिरर में थोड़ा देख लीजिए, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज होता है, स्क्रीन पे नहीं आ सकता ये आपका, और लिटरली इन्वर्टेड होता है, समझे, और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वाला राइट, इस तरह से होता है। और स्फेरिकल मिरर में आप देखिए कनकेव मिरर है, डेंटिस्ट आपका यूज़ करते हैं, टॉर्च हेडलाइट में ये इस्तेमाल होता है। कन्वेक्स मिरर देख सकते हैं आपका, रेयर व्यू साइड देखने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है। ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर एंड लार्जर होता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होता है। फार साइटनेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, मतलब दूर का आपको दिखेगा, फार साइटनेस है लेकिन नज़दीक का नहीं है। और कनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉल, वर्चुअल इमेज होता है। नियर साइटनेस होता है, मायोपिया होता है इसमें, समझे, उस चीज़ को सही करने के लिए यूज होता है, करेक्ट करने के लिए। स्कैटरिंग मतलब स्काई ब्लू जो होता है स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है। स्कैटरिंग जो होता है फुली एब्जॉर्ब्ड देन इमिट, तो ऐसे केसेस में ये स्कैटरिंग होता है, फुली ऑब्जॉर्ब देन इमिट, समझे। ये पूरा आप लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम समझ रहे होंगे आप। रिफ्लेक्शन इज व्हेन ए वाटर पार्टिकल क्या हो रहा है, इज सिंपली रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस विदाउट इंटरफेरेंसिंग, ये चीज़ देखने को मिलता है इसमें। अब सीधे सवाल पे स्विच करते हैं। यहाँ देखिए 57 मिनट खत्म कर देंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर क्वांटम जो देखिएगा ना जी, तो ई बराबर HC लैम्डा होता है। तो यहाँ आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 200 से 280 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा और ई जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ आप देखिए विजिबल रेंज कितना है, 400 से 700 है विजिबल, लाइट स्ट्रेट लाइन पे होता है। हाँ क्यों, देखिए ये इसलिए होता है ना जी, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों करता है, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल है, इसलिए। ये हो गया आपका, ये हो गया। अब देखिए लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, वेव भी है, ठीक है। फिर आई मोस्ट सेंसिटिव कौन सा लाइट को लेके है, येलो ग्रीन लाइट को लेके है, जिसका ये 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ भी है, याद रखना आपको। और आप स्पीड देख सकते हैं, वैक्यूम में ज़्यादा होता है, फिर एयर में, तब वाटर, तब ग्लास में। ये बराबर HC लैम्डा बता दिए थे। ये यूनिवर्सल प्रपोजल होता है। 8.3 मिनट में क्या होता है, सन अर्थ पे पहुँच जाता है। ये हो गया आपका यहाँ, बाकी ये सारा सेम है इसलिए क्रॉस किया हुआ, ठीक है, ये सब क्रॉस इसलिए देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि लाइट जो है, लाइट उसमें क्या होता है, F कांस्टेंट होता है, बाकी आपका लैम्डा और V चेंज करता है, समझे। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे देखिए फोम है, फॉर्म ऑफ सोप, ये ग्लिटर कर रहा है, ग्लिटरिंग कलर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए टोटल रिफ्लेक्शन भी होता है और इंटरफेरेंस, दोनों की वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। और आप देखिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा डेंसर टू रेयरर में जाइएगा तब होगा, तो डायमंड टू ग्लास जा रहे हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि डायमंड का हाई होता है म्यू। उसके बाद फोकस नहीं हो रहा सही से यार,
डायमंड जो होता है, डायमंड कट साइन लस्चर्स, क्यों? क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, म्यू बहुत हाई होता है डायमंड का, समझे। और आपका मिराज जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है। इंडोस्कोपी जो होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है। इससे क्या होता है, स्टमक में स्टमक वगैरह इसमें चेक, मतलब उसी का चेक होता है, और सफेगस वगैरह जो भी है सिस्टम पूरा। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये एक लाइट वेव है, और रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इंडोस्कोप में ट्यूबलाइट होता है, मेडिकल वही है। और टेरेस्ट्रियल हीट रिफ्रैक्शन के लिए भी, मतलब टेरेस्ट्रियल हीट हो गया, रिफ्रैक्शन, इसमें भी आपको टोटल रिफ्रैक्शन दिखेगा। जैसे मिराज दिखता है ना जी, मिराज वही हो गया। टेरेस्ट्रियल हीट जैसे ट्री रहता है, हीट की वजह से क्या होता है, वो एयर जो होता है वो डेंसर और रेयरर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसका इमेज बनता है, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं। उसके बाद आप आगे निकल जाइए, ये सारा हो गया आपका, ठीक है, ये भी हो गया। ये ऑप्टिकल फाइबर वही है, स्ट्रैंड ऑफ ग्लास सिलिका, या प्लास्टिक फाइबर बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे क्या है, फाइबर ऑप्टिक, वही लाइट वेव है, बताया भी आगे पीछे। यहाँ आप देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, पावर कंजप्शन ये एक्सट्रीमली लो होता है इसमें, समझे। और फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यार ये सही से आ नहीं रहा, अभी आ रहा होगा सही से। हाँ, फ्री फ्रॉम रेडियो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो ये चीज़ ऑप्टिकल फाइबर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बनाता है, मतलब इंडिया में सबसे पहले ये देखिए, ये है स्टरलाइट टेक कंपनी, 2000 में किया था। उसके बाद आपका मिराज जो होता है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों देखने को मिलता है इसमें, समझ में आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट डेंसिटी, लेयर ऑफ एयर वही होता है, उसी के वजह से क्रिएट होता है। और नेचुरल फिनोमेना मिराज बनता है, जैसे टेरेस्ट्रियल बताएं आपको, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों हैं, समझे। उसके बाद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होलोग्राफी होता है वो जी। और क्या है आपका फास्फोरस कोटेड स्क्रीन जो होता है, एक्चुअली रोस्टर स्कैन, ठीक है। डिजिटल इमेज ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन फास्फोरस कोटेड स्क्रीन इज कॉल्ड, उसी को रोस्टर स्कैन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता है CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, जनरेट करने के लिए इमेज ऑन स्क्रीन। और रमन इफेक्ट जो है क्या है, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसमें क्या होता है, ये डील्स क्या करता है, लाइट रेज जो है पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन फास्फोरस कोटेड स्क्रीन, ये जनरेटिंग इमेज ऑन स्क्रीन फोकसिंग, ठीक है, रोस्टर स्कैन। उसके बाद है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, लेजर बीम के थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड CD कॉम्पैक्ट ऑडियो प्ले यूज है, तो ये लेजर बीम के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, द लेंस यूज इन CD player emit ultraviolet laser beam which produce साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए रेनबो जो है, रेनबो लाइक कलर देखने को मिलता है CD में, क्योंकि वहाँ पे जो होता है रिफ्लेक्शन भी होता है और डिफ्रैक्शन होता है, ये दो चीज़ की वजह से मिलता है, समझिए, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, ये याद रखना। पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ रहता है। उसके बाद आप देखिए रेडियो वेव जो होता है, रेडियो वेव वो क्या करता है जी, आर प्रोड्यूस बाय रेपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट, इससे होता है रेडियो वेव। और दूसरा चीज़ ये है कि टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट के थ्रू काम करता है वो। पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स, समझ में आया। तो इस चीज़ के थ्रू क्या होता है, पुलिस स्पॉट करता है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर 3rd और 4th दोनों हो जाएगा। उसके बाद आप आइए यहाँ, देखिए रेट का मैक्सिमम होता है, और इसलिए वो लेस स्कैटर करेगा। एयर टू वाटर में क्या होता है, 0.75 टाइम्स होता है, तो इसलिए 2 इतना हो जाएगा ना, तो 0.75 टाइम्स हो जाता है। तो एयर टू वाटर अगर जाइएगा तो लाइट का स्पीड इतने टाइम्स कम जाएगा वाटर में, तो ये हो जाता है। मोशन पिक्चर्स, देखिए मोशन पिक्चर जो होता है एवरी सेकंड कितना है, 24 फ्रेम, ठीक है, और 1/16 सेकंड इमेज रहता है रेटिना पे, समझे। तो यहाँ पे जो 0.1 सेकंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस लिख रहा है, गलत लिख रहा है, 1/16 सेकंड रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, समझ रहे होंगे, A सही है और B, R गलत हो गया। टेलीविज़न नॉट वर्क टेलीविज़न सिग्नल,
सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड है ना जी, सो क्या होता है सर्टेन डिस्टेंस तक ये काम करता है। तो टेलीविजन सिग्नल कांट बी रिसीव्ड बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि वो सरफेस कर्व्ड है तो वो सिग्नल ऑप्टेंड नहीं होता। ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल तो फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। यहाँ देखिए लाइट रे जो होता है वो न्यूरल इम्पल्स जो होता है क्या होता है, गेट ट्रांसफर्ड इनटू द न्यूरल इम्पल्स एट रेटिना, रेटिना ही है तो है न्यूरल, समझ में आया। उसके बाद आप देखिए रेटिना जो होता है इन्वर्टेड एंड रियल बनता है। यहाँ द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना क्या होता है, इन्वर्टेड एंड रियल होता है। अच्छा और क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो आइज़ जो होता है वो एक्चुअली करता क्या है, इन्हेंस करता है डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इन अस, ये सही बात है। एक्चुअली होता क्या है कि दो स्लाइटली डिफरेंट एंगल होता है में क्रिएट हुआ चीज़ें, ठीक है। तो दो स्लाइटली डिफरेंट इमेज जो होता है टू द ब्रेन को जाता है और उस हिसाब से क्या होता है थ्री डायमेंशनल जो होता है पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी कैन जज करते हैं डेप्थ एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर एक्यूरेटली, समझे। तो यही है, इट इन्हेंस करता है ये डिस्टेंस को और डेप्थ परसेप्शंस को। उसके बाद आप देखिए सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, हाँ रेटिनल बर्न कर जाता है, क्यों? अल्ट्रा वायलेट के वजह से, तो इसलिए नहीं देखना चाहिए वहाँ। कलर ऑफ द स्टार जो होता है टेम्परेचर बताता है। एक्चुअली देखिए कलर अलग अलग होगा तो टेम्परेचर उस हिसाब से ब्लू रेड क्या है तो वही है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। आपका कलर लाइट जो होता है वो लैम्डा से पता चलता है कलर का लाइट, ठीक है। बिग जी और जो है लैम्डा मैक्सिमम होता है यहाँ पे। ई का इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन होता है लैम्डा के साथ एनर्जी का वेवलेंथ के साथ। डिफ्यूजन जो होता है लाइट का एटमॉस्फेयर में वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल के थ्रू होता है। और क्या है, सब हो गया आपका, ये सब सेम है आपका, ठीक है। ये आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि फ्यू मिनट्स बिफोर सन विजिबल 4 मिनट, ठीक है। द एक्चुअल सनराइज बिकॉज क्यों? क्योंकि वही होता है रिफ्रैक्शन होता है। अभी उगा नहीं है, आपको 4 मिनट पहले देखेगा कि सन क्या हो चुका है, राइज कर चुका है, निकल चुका है, उग गया है, ठीक है। तो वही है सन जो है रेड दिख रहा होता है एक्चुअली सनराइज वक्त, वो स्कैटरिंग की वजह से दिख रहा होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन, ये तीनों चीज़ रेनबो में देखने को मिलता है आपको, समझे। और रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का तो सन और मून जो होता है, ठीक है, वो इलिप्टिकल हॉरिजन पास, नहीं तो खैर ठीक है। देखिए वही यहाँ पे पूछ रहा कि द सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ, ये आपका क्या है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है सन और मून जो होता है वो इलिप्टिकल हॉरिजन के पास दिख रहा होता है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिख रहा होता है, ठीक है। ये सब तो हो गया आपका, ये सब हो गया। यहाँ आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए जो आपका देखिए ये मोस्ट ब्लू के स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, आपका ब्लू कलर दिखता है स्काई, समझे, सबसे ज़्यादा ब्लू स्कैटर करता है। ऐसे आप देखिएगा तो विबज्योर के हिसाब से भी करता है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं होता, इस वजह से उसका कलर उतना नहीं आ पाता जितना ब्लू का आ पाता है। रेड लिस्ट जो है रेड लिस्ट करता है, समझे। ब्लू सी देखिएगा क्यों? क्योंकि स्काई का रिफ्लेक्शन की वजह से ही और वाटर का स्कैटरिंग की वजह से दिखता है वो। एस्ट्रोनॉट को क्या होता है ब्लैक स्काई लगता है, ब्लैक स्काई देखिएगा। रेले स्कैटरिंग होता है एक्चुअली, रेले स्कैटरिंग का ही है, लाइट का, लाइट से जुड़ा हुआ ये चीज़ है वो। ये सब आपका सेम हो गया। यहाँ आप देखिए कि सी द स्काई फ्रॉम ए प्लेन इन हाई एल्टीट्यूड तो वो ब्लैक दिखेगा। सी ब्लू क्यों? क्योंकि वही है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, समझे। तो ड्रॉप ऑफ वाटर तो स्काई का रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इस वजह से क्या होता है सी क्या कैसा लगता है, समुद्र कैसा दिखता है जी, ब्लू, इस वजह से। और ग्रास है पियर ग्रीन क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ग्रीन कलर को, जो कलर आपको आइज पे आएगा वही दिखता है। नो कलर रिफ्लेक्ट तो ब्लैक दिख जाएगा, ग्रीन कलर फेंका तो ग्रीन दिखेगा, समझे। इस हिसाब से काम करता है। अब देखिए सपोज ए रॉकेट शिप इज प्रोसीडिंग फ्रॉम द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 2/10 एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट तो इतना ऑब्जर्व ऑन द अर्थ। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ऐसा करने के लिए बोल रहा है ना, तो विबज्योर के हिसाब से ये देखिए एक फार्मूला आता है इसका, v बराबर c इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। तो v यहाँ पे दे रखा है 2/10 उसके स्पीड का, तो वहाँ से आप चेंज कीजिएगा ना, तो लैम्डा नॉट और लैम्डा के बीच का वो निकालिएगा तो जो भी आएगा, ठीक है। तो वो वेवलेंथ जो होगा आप देखिएगा तो येलो का वेवलेंथ के बराबर होता है वो। जैसे आप यहाँ पर रखिएगा तो देखिए यहाँ पे रखा है ये, फिर ये डिफरेंस किया यहाँ लगाया तो ये दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए तो मेन वाला और इसका कंपेयर कीजिए तो ये इतना आ गया 1.25
तो जनरली ये जब आप देखिएगा ना तो उस हिसाब से वो येलो के रेंज में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा येलो। इसका वेवलेंथ येलो के रेंज में आता है, यहाँ पे देखिए येलो का वेवलेंथ के रेंज में आएगा। अब देखिए कार में मिरर जो होता है एक्चुअली कन्वेक्स मिरर आता है, ठीक है, और इमेज ये छोटा फॉर्म करेगा, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे सेविंग में क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, बड़ा करता है, सर्च लाइट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, सब कनकेव मिरर रखते हैं। अच्छा, यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, हमेशा कनकेव मिरर ही यूज होता है, कन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता, ठीक है, मिरर होता है कनकेव मिरर, समझ रहे हो। ये अच्छा कुछ सवाल था। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एवॉइड सनलाइट, एवॉइड करना है सनलाइट को, सनलाइट अम्ब्रेला, ठीक है। तो क्या देखिए अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए ना कि ऊपर में टॉप में वाइट होना चाहिए ताकि वो सबके सब रिफ्लेक्ट कर दे, और जो नहीं रिफ्लेक्ट कर पाए तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, तो अंदर में बॉटम में ब्लैक होना चाहिए, समझे। तो ये आइडियल होता है, अच्छा था, मतलब गर्मी से बचने के लिए आइडियल हो गया वो आपका। और यहाँ देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलता है, समझे। और साथ साथ ये टू कन्वेक्स लेंस से मिलकर बनता है। अच्छा, और एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि वो साथ साथ इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और रेनबो जो होता है वो लोकेटेड होता है अपोजिट टू सन, हमेशा सन के हमेशा अपोजिट में होने, अगर है सन अपोजिट में तो भी मतलब सन रेनबो जहाँ भी दिख रहा है तो इसका मतलब सन अपोजिट में है उसके, तभी वो चीज़ हो पा रहा है। अगर इसलिए कभी भी मिडवे मतलब 12 और नून पे आपको रेनबो नहीं दिखेगा। देखिए दो पैरेलल मिरर जो होता है वो इन्फ्रारेड इमेज क्रिएट करता है। मिरर अगर थीटा से आप मोड़ते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होता है 2 थीटा से मुड़ता है। वही यहाँ पे देखिए है स्मॉल ग्लास बीड्स फिक्स्ड ऑन ए ट्रैफिक सिग्नल ग्लो करता है, तो वो एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, और स्मॉल ग्लास बीड्स जो होता है डेंसर होता है, तो इधर जो आप लाइट मारते हैं तो ये रेयरर से डेंसर में जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है ये वो ग्लो करता है, समझे। और स्टिक जो होता है वाटर में वो क्या होता है शॉर्ट दिखता है और बेंड दिखता है, समझ गए। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखता है। और लाइट सेपरेट हो जा रहा है तो प्रिज्म से सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको वही बोल रहे थे कि 12 नून पे कोई रेनबो नहीं दिखता। और रेनबो जो है उसमें डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन तीनों होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एयर बबल जो होता है इन वाटर में एक्ट कनकेव लेंस, ठीक है, डाइवर्जेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि एयर बबल जो होता है इन वाटर में वो एक्ट करता है कैसे, कनकेव लेंस की तरह एक्ट करता है, समझ में आया। एयर बबल क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसका वाटर का क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है ना म्यू, तो ये डाइवर्जेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब देख लिए, अब यहाँ देखिए ये सब तो आपका हो गया। उसके बाद आप ये कंप्लीट है आपका, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये सब वही सब है रिपीटेड सवाल है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखिए अब सेम फोकल लेंथ जो है, ठीक है, तो अगर कनकेव और कन्वेक्स को हम सटा देते हैं तो कम्बिनेशन देखिएगा ना, तो कम्बिनेशन वो प्लेन ग्लास बन जाएगा, प्लेन ग्लास शीट बन जाएगा दोनों का, अगर सेम फोकल लेंथ है कनकेव कन्वेक्स। और प्लेन ग्लास का हमेशा क्या होता है उसका कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है जी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और हाफ मिरर चाहिए रहता है फुल इमेज देखने के लिए, समझ में आया। और क्या है आपका यहाँ देखोगे ना, यहाँ देखिए लॉन्ग साइटनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता है कन्वेक्स लेंस से आपका ठीक हो जाएगा, उसमें एक्चुअली आईबॉल शॉर्ट हो जाता है। और क्लोज ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इमेज जो होता है बिहाइंड रेटिना बनने लग जाता है, समझ गए। और फोकल लेंथ एक्चुअली लार्ज हो जाता है, समझ में आया। यही होता है पूरा का पूरा हाइपरमेट्रोपिया का केस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर को दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा, मतलब लॉन्ग साइटनेस होता है, फार साइटनेस होता है आपका। रीडिंग ग्लास के लिए क्या हो चाहिए, एक्चुअली कन्वेक्स लेंस से मतलब बना होता है रीडिंग ग्लास, ठीक है। आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंसेज, तो कन्वेक्स लेंस। और ये कन्वेक्स लेंस क्या होता है कन्वर्जिंग होता है। और देखिए मायोपिया जो होता है नियर साइटनेस हुआ तो उसमें कनकेव लेंस से ठीक होगा वो। फिर आप देख सकते हैं इसमें कि पर्सन इंटर इनटू ए डार्क रूम फ्रॉम द लाइट से, तो क्या होता है नॉट एबल टू क्लियरली फ्रॉम फॉर सम टाइम, क्यों, क्योंकि एक्चुअली वही होगा कि चेंज इन साइज ऑफ पिपिल की वजह से ही, ठीक है। अगर आप धूप में रहिएगा तो उसमें क्या होता है कि जो आइरिस के थ्रू गाइड हो रहा होता है एक्चुअली वो कम इंटर करता है लाइट। और ब्लीचिंग द रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन्स, ये भी सही है, ठीक है। कैसे सही है नीचे दिखाते हैं आपको, पुपिल से लाइट ज़्यादा तो आइरिस से कंट्रोल होता है एक्चुअली वो। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली वही है रॉड कोन का काम करता है, रॉड अच्छा काम करता है डार्क में और कोन करता है ब्राइट में, तो उस वजह से अब जब डार्क में रहिएगा तो ये क्या हो जाता है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका कोन जो होता है फंक्शनिंग लो
तो इसका पिगमेंट जो होता है रॉड इतना इतना ब्लीच्ड आउट हो जाता है, समझे। उसके बाद फिर उसमें जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनब्लीच स्टेट में आता है। तो इसमें टाइम लगता है, समझे, ये रिस्टोरिंग में। अब द फोकस जो होता है इन द आई चेंजिंग इन द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। फोकसिंग इन द आई इज डन बाय चेंजिंग इन द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। सही बात है, कन्वेक्स लेंस में चेंज होता है, उसी हिसाब से फोकसिंग और वो सिलेरी मसल्स के थ्रू गाइड हो रहा होता है। तो ये बात सही है। और आई का कन्वेक्स जो है, आई का कन्वेक्स लेंस बदलता है। वो कैसे बदलता है, तो साइज बदलता है सिलेरी मसल्स, उसी थोड़ा अटैच रहता है, उसी को क्या करता है, छोटा बड़ा करता है। और ये क्या है आपका प्रॉपर इमेज फॉर्म के लिए, मतलब इस तरह से चीज़ें अपने आप को मैनेज कर रहा होता है, सिचुएशनल। अब ये हो गया आपका, यहाँ देखिए मिराज हो गया, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है जी, ठीक है। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, जानते हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है इसमें। और लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन के लिए कितना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेंस का पावर कितना होता है, डायपोर होता है, पावर वाला 1/f होता है जी, ठीक है। पावर जो होता है आपका सन ग्लास, तो 0 डायपोर होता है, कोई उसमें पावर थोड़ी होता है। देखिए शटर स्पीड जो होता है, चाहे अपर्चर के लिए शटर स्पीड यही होता है, f/1/60। मैक्सिमम एक्सपोजर के लिए वही होता है, इन स्क्वायर अपॉन टी होता है। और क्या, रेटिना ऑफ द आई, तो वो इज़ कम्पेयर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा, तो एक्चुअली फिल्म, ठीक है। तो रेटिना के मिडिल में मैकुला होता है, यहाँ पे सबसे अच्छा विजन यहीं पे मिलता है, स्ट्रॉन्ग विजन, शार्प विजन। फिर आप देख सकते हैं ये सब वही हो गया, ये सब भी सेम हो गया आपका। फिर आप यहाँ पे देखिए कलर टेलीविज़न पे देखिए, कलर टेलीविज़न में RGB देखने को मिलता है। RGB क्या है, यही है, रेड ग्रीन ब्लू। और ये प्राइमरी, यार फोकस सही से नहीं हो रहा, हाँ एक्चुअली ये प्राइमरी कलर है फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन अगर पेंटिंग के हिसाब से देखेगा तो रेड येलो ब्लू हो जाता है, देखिए।